हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट जनवरी 2026 का आपके सामने मैं रखने वाला हूं और इस जजमेंट के माध्यम से आपको कुछ ये समझाने वाला हूं जो कि मेंटेनेंस केस से रिलेटेड है। अब देखिए, मेंटेनेंस केस में सबसे पहले पति ये सोचता है कि मैं इस केस को कैसे लड़ूं, और कुछ मामलों में उसको अलग अलग राय भी मिलती है। कई बार हमारे पास भी ऐसे मामले आते हैं, साहब मेरे को ऐसी राय दी जा रही है कि आप अपना इनकम एफिडेविट जमा ही मत करो, और कई बार इस प्रकार की राय पर पति वर्क भी करता है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस जजमेंट में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर पति को यह बोला गया कि आपका इंटरिम मेंटेनेंस तय होना है, आप अपना इनकम और लायबिलिटी का एफिडेविट सबमिट कीजिए। लेकिन दोस्तों, रजनीश नेहा का जो एफिडेविट होता है, पति को यह बोला गया कि आप अपना एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट जमा कीजिए, पर दोस्तों पति ने अपना एफिडेविट जमा नहीं किया था। इवन उसको कई बार अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप जमा कीजिए, उसने जमा नहीं किया। अब ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ने यहाँ कुछ आदेश किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इस मामले के कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। दोस्तों, इस मामले में विवाह जून 2020 में हुआ था। मार्च 2022 में पत्नी ने कहा कि दहेज की मांग करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और तब से मैं अपने माता पिता के साथ में ही निवास कर रही हूँ, और तब से मेरे पति ने मुझे किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं दिया है। उसके बाद वाद में पत्नी ने अपने लिए 15,000 रुपए प्रति माह और मुकदमे के खर्च के लिए 2,000 रुपए प्रति माह की मांग करी थी। अगस्त 2024 में फैमिली कोर्ट पीलीभीत ने इस मामले में पत्नी के पक्ष में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर किया 3500, ये कहते हुए कि पति ने अपनी आय का खुलासा नहीं किया है। इट मीन्स उसने अपना एसेट्स और लायबिलिटी का एफिडेविट जमा नहीं किया, पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी। तो फैमिली कोर्ट ने बिना उसके एफिडेविट के ही इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया। अब इस मामले को पति ने अपनी ओर से हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, पत्नी ने अपनी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, जैसे कि पति के पास 75 बीघा कृषि भूमि है, वो पट्टे पर खेती करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी देता है, जिससे कि वो 40,000 रुपए प्रति माह कमाता है। जबकि पति के वकील ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि पति की आय का कोई भी स्रोत नहीं है, वो कोई कोचिंग नहीं चलाता और ना ही उसके नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई कृषि भूमि है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो आदेश हुआ है, ये फैमिली कोर्ट का आदेश अवैध है और मनमाना है। वर्ष 2011 में उसने एमए किया था और 2024 में एलएलबी किया है। दोस्तों, ये तो थी परिस्थितियों की बात, लेकिन कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखने पर और दोनों पक्षकारों के आर्ग्यूमेंट सुनने पर यह पाया कि ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि पति ने अपना एफिडेविट जमा नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा यह तय कानून है कि यदि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अंतरिम भरण पोषण के लिए पति अपना हलफनामा यानी एफिडेविट नहीं देता है, तो जो फैमिली कोर्ट है वो उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है, और वही फैमिली कोर्ट ने किया। अगर आप एफिडेविट देंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? कोर्ट ने एक फैसला दे दिया जो आपके अगेंस्ट है, और इस मामले में भी फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुल मिलाकर के यहाँ हाईकोर्ट का यह कहना था कि यदि आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल गई फिर भी आप एफिडेविट नहीं देते हो, तो आपके बिना एफिडेविट के भी फैमिली कोर्ट आपके ऊपर भरण पोषण का आदेश कर सकता है, और वो वैध आदेश माना जाएगा, वैलिड ऑर्डर माना जाएगा, और इस प्रकार से पति को किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं मिला। अब दोस्तों, इसका एक और पहलू भी है, बात यही खत्म नहीं हो जाती। अब कुछ मामलों में आप लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि सर, पत्नी ने जो अपना एफिडेविट दिया है वो इनकम्प्लीट है, और मैंने 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया कि साहब पत्नी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, अपना आईटीआर सबमिट नहीं किया, अपना ये सबमिट नहीं किया, और इससे मंगाया जाए। वो 91 डिसाइड नहीं है, ना ही पत्नी ने उसका कोई रिप्लाई फाइल किया, ना कोर्ट ने उस पर कोई आदेश किया, और कोर्ट आपको कहता है कि आप अपना एफिडेविट फाइल करो। अब आप कोर्ट को कहते हैं सम्मानपूर्वक ढंग से कि साहब ऐसा है कि पत्नी का एफिडेविट आया नहीं है, और कानून ये कहता है कि पहले अपना कंप्लीट एफिडेविट देगी फिर मैं दूंगा, और इसका कंप्लीट एफिडेविट आने के लिए जरूरी है कि 91 को डिसाइड किया जाए, लेकिन उसके बाद भी 91 डिसाइड नहीं होता और आप एफिडेविट नहीं देते, बिना एफिडेविट के इंटरिम डिसाइड हो जाता है। इसका दूसरा पहलू ये भी है। इसलिए जरूरी है कि अपनी हर एक बात को आप रिटर्न फॉर्म में कोर्ट के सामने रखो, ताकि कल को इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो आप कह सको ऊपर वाली कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल आप एफिडेविट नहीं दे रहे, कोर्ट कह रही है एफिडेविट दो, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दो, साहब मैं अपना एसेट और लायबिलिटी एफिडेविट देने को रेडी हूं, तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी का जो एफिडेविट है वो अभी तक अधूरा है, और उसको पूरा करने हेतु मैंने 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दिनांक इतने इतने को दिया है, जो अभी भी विचाराधीन है और उस पर कोई आदेश नहीं हुआ है, तो कृपया उस पर आदेश करके उसका निस्तारण करें, ताकि मैं भी अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट अगले नियत दिनांक पर दे सकूं, और उसके बाद दोनों पक्षकारों को निष्पक्ष रूप से सुनकर के अंतरिम भरण पोषण पर कार्यवाही की जा सके।
इस प्रकार की अगर एक एप्लीकेशन इस मामले में भी होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। इसलिए जस्ट आप कह देते हैं एक अलग बात है, और आप रिटर्न में कहते हैं और प्रेजेंटेशन का वे ऐसा होता है कि सब कुछ क्लियर हो, वो एक दूसरी बात है। तो एक एक वर्ड मैटर करता है कि कैसे आप अपनी चीज को लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो दोनों तरह से मैंने आपको इसे समझा दिया। अगर आप एफिडेविट नहीं देते तो भी आपके खिलाफ ऑर्डर हो सकता है, और इसका जो दूसरा पहलू है वो भी आपके सामने रख दिया। बाकी इस मामले को विस्तार से जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।